आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चाहता हूं कि मेरा प्रश्न पत्र है पहले ये विधिवत रूप से संपन्न हो जाए, तब फर्स्ट पेपर पर मैं बात करूंगा, क्योंकि हम लोग जनवरी में मिलेंगे तो संभवतः अब ऑफलाइन क्लासेस का प्रचलन प्रारंभ हो जाएगा और जो कोर्स बचेगा उसके लिए ऑफलाइन के बाद हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ेंगे। तो अब हम लोग फर्स्ट यूनिट पूरी तरह कंप्लीट हो गई है, उसमें सारे प्रश्न लगभग लिखा दिए गए हैं। यूनिट सेकंड में जो इंपॉर्टेंट होगा मैं लिखाऊंगा, जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा उसको आप लेक्चर से सुनेंगे और समझेंगे। तो यूनिट सेकंड में दूसरे यूनिट का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है उसको मैं आरंभ कर रहा हूं, वह है इकोलॉजी ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन का। तो एक चीज मैं और बता दूं, अब से हम लोग भारतीय प्रशासन में प्रवेश कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट हमने जो पूरी पढ़ी है वह लोक प्रशासन से संबंधित है, लोक प्रशासन है। और जब सेकेंड यूनिट में हम आते हैं तो हम पढ़ना शुरू कर देते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। आपके थर्ड ईयर के सेकेंड पेपर का नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, लोक प्रशासन विथ स्पेशल, भारत के विशेष संदर्भ में, अर्थात हमें भारतीय प्रशासन के विशेष संदर्भ में लोक प्रशासन को पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट तक हमने लोक प्रशासन पढ़ा कि लोक प्रशासन क्या है, उसकी अवधारणाएं क्या है, लोक प्रशासन का स्कोप क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसके सिग्निफिकेंस, उसके महत्व क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हम लोगों ने एनपीए पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने एनपीएम पढ़ा, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इस तरह हम लोग पूरा पढ़ते हुए एक लंबा, चूंकि वो संगठन के सिद्धांत थे और वो काफी गहरे लंबे थे, उसमें हम लोगों ने बहुत लंबी चर्चा की है, बहुत लंबा समय लिया। अब सेकेंड पेपर में इकोलॉजी ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन का पर्यावरण क्या है। इकोलॉजी सामान्यतः हमारे आसपास का जो वातावरण होता है कि सर्दी है, गर्मी है, इसको हम इकोलॉजी कहते हैं कि हमारे आसपास का परिवेश कैसा है, पर्यावरण कैसा है। लेकिन हम लोग जो परिवेश और पर्यावरण पढ़ रहे हैं वह किसका पढ़ रहे हैं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, भारत का प्रशासन किस तरह के पर्यावरण में काम करता है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ने चर्चा की कि पर्यावरण का अर्थ प्रकृति का पर्यावरण होता है। बिल्कुल होता है, और प्रकृति के पर्यावरण से भी प्रशासन प्रभावित होता है। प्रकृति का ही पर्यावरण है। सूखे की स्थिति आ गई, इस साल बरसात नहीं, तो इसका भी दबाव प्रशासन पर, इसका भी प्रभाव प्रशासन पर पड़ता है। कैसे पड़ता है? सरकार को किसानों को दिए गए ऋण माफ करने पड़ते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है लोक प्रशासन का पब्लिक। तो ये इन सारे प्रभावों को पढ़ते हुए, जानते हुए, समझते हुए हम इसे व्यापक अर्थ में समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा था संविधानवाद, सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा संविधान, आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा संविधान और संविधानवाद, विधि का शासन भी पढ़ा है। और ये प्रशासन या विधियां, आप जानते हैं विधि नियंत्रण की एक इकाई है। जितनी भारत की विधियां हैं वो कहीं ना कहीं भारत के नागरिकों, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को नियंत्रित करना होता है कि जो विधि का आदेश है उसी के अनुसार प्रशासन चलना चाहिए, अन्यथा प्रशासन संचालित नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। तो यह है विधि का शासन, विधि के अनुसार शासन चले। और विधियां कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है, विधायिका बनाती है।
और विधायिका को कौन बनाता है? जनता बनाती है। तो विधि का शासन अर्थात जनता का शासन, जनता जैसे आदेश देती है वैसा पार्लियामेंट, वैसी व्यवस्थापिका विधि बनाती है। वो जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप, जनता की इच्छा के अनुरूप विधियां बनाकर नागरिकों को नियंत्रित करती है। तो विधि का काम होता है नागरिकों को नियंत्रित करता है। जैसे हम लोग बैठे हैं, पढ़ रहे हैं किसी क्लास में बैठ करके, और एकाएक कोई व्यक्ति आता है और तेजी से लाउड स्पीकर बजाने लगता है, तो उसकी प्रतिध्वनि से हमारी कक्षा डिस्टर्ब हो जाती है। तो विधि में ये नियम है कि जहां भी शिक्षण संस्था हो वहां की कक्षाएं परिचालित हो रही हैं, तो उन कक्षाओं के परिचालन के लिए अगर उस कक्षा के परिचालन में कोई व्यक्ति बाधा उपस्थित करता है, किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करता है, तो उसे क्या किया जा सकता है? उसे रोका जाए, उसे ऐसा करने से मना कर दिया जाए। ये विधि में व्यवस्था होती है। तो उसे पुलिस एफआईआर की जाएगी, पुलिस का मैकेनिज्म है, उसको नियंत्रित करेगा। तो उस व्यक्ति को जो जबरदस्ती आकर के शोरगुल करके कक्षा को डिस्टर्ब कर रहा है, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाएगा और उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये हो गया, विधियां व्यक्ति को नियंत्रित करती हैं। मैं ये सब पर्यावरण इसलिए बता रहा हूं, ये सब समझने के लिए कि प्रशासन एक तो बाह्य पर्यावरण है जिसमें प्रशासन को काम करना होता है, दूसरा जो पर्यावरण है, जो महत्वपूर्ण चीज है, उसको अब हमें समझने की जरूरत है। इसीलिए मैंने विधि शब्द को बताया कि जो प्रशासन चलता है वह पुलिस जाकर के उस वांछित व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी जो कक्षा के स्वस्थ परिचालन में बाधा उत्पन्न कर रहा था। तो ये पुलिस क्या है? राज्य की मशीनरी है, ये राज्य है, और विधि भी राज्य की होती है, और उन विधियों को राज्य कर देती है, प्रवर्तन में ला देती है। तो जैसा कि स्पष्ट है कि विधि स्थापित हो गई, प्रशासन, तो ये जो प्रशासन काम कर रहा है वो किसके सहारे काम कर रहा है? विधि के सहारे काम कर रहा है। तो एक उसका अर्थ हो गया कि जिस दायरे में, जिस परिधि में, और प्रशासन बाहर निकल करके, पुलिस थाने से बाहर निकल करके जब वो अपने हाथ में अपने आसपास देखता है, तो उसे दिखाई देती है विधि कि किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो कक्षाओं में तेज माइक बजाए, या किसी महाविद्यालय, किसी विश्वविद्यालय के आमने सामने आसपास कोई शराब की दुकान हो, वाइन की शॉप हो, तो ये सब चीजें मनाही है विधि में। तो जैसे पुलिस निकलती है तो उसे दिखाई देता है, तो उसको अरेस्ट करती है, बंद करती है। तो जब वो पुलिस बाहर दिखाई देती है, बाहर निकलती है, ऐसे कृत्य, ऐसे कुकृत्य, ऐसे दुराशय को देखती है, ऐसी मैंसीरिया को देखती है, तो वो युक्त कार्रवाई विधि के अनुसार कार्रवाई करती है। जो विधियों का आदेश होता है उसका परिपालन सुनिश्चित करती है। और विधि ऐसे ही लोगों को नियंत्रित कर रही है जो राज्य के विधियों का उल्लंघन करके राज्य के नागरिकों को, जिन्हें शिक्षा पाने का अधिकार है, उससे वंचित करने का प्रयास कर रहा है। तो उस व्यक्ति को निरुद्ध कर दिया जाएगा, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही उस प्रांगण के बाहर किसी व्यक्ति ने विरोध किया और थाने का कांस्टेबल, थाने का एसआई जब बाहर निकल के जाता है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ विधि का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि विधि इसकी अनुमति नहीं देती है कि कोई व्यक्ति लाउड स्पीकर बजाए और महाविद्यालय की या विश्वविद्यालय की कोई कक्षा डिस्टर्ब हो जाए। तो वो विधि के आदेशों का पालन करता है और ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट कर लेता है। तो जैसे ही वो थाने से बाहर निकलता है, तो चाहे ठंडा मौसम हो या गर्म मौसम है, लेकिन थाने से निकलने वाले कांस्टेबल और उसके एसआई, एसओ को ये ज्ञात है कि हमारा पर्यावरण, जब वो थाने से निकलता है तो ये पूरे समाज का पर्यावरण है विधि, क्योंकि इस समाज का संचालन विधि के अनुसार होता है। तो वो विधि सम्मत कार्रवाई ऐसे अवांछित लोगों के विरुद्ध कर देता है। तो इसी तरह भारत का संविधान भी जिस परिवेश और पर्यावरण में काम करता है, उसका पहला पर्यावरण है भारत का संविधान। जैसे ही पुलिस का आदमी बाहर निकलेगा तो उसे भारत के संविधान की रक्षा करनी है। संविधान में उल्लिखित फंडामेंटल राइट्स के वायलेंस को रोकना है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना है, उसकी रक्षा करना है, विधि की रक्षा करना है। और इस संविधान ने
लेजिस्लेशन को बनाया है, संविधान ने व्यवस्थापिका को बनाया है, विधायिका को बनाया है, तो व्यवस्थापिका या विधायिका का यह कर्तव्य होता है कि विधि बना करके वह अवांछित लोगों को नियंत्रित करे। जब जब जैसे समाज की आवश्यकता होती है वैसे वैसे विधियां व्यवस्थापिका बना देती है। लेकिन इस व्यवस्थापिका के निर्माण में राज्यसभा, जैसे भारत की व्यवस्थापिका उच्च सदन, राज्यसभा, निम्न सभा, राज्यों के लिए विधानमंडल में उच्च सदन, विधान परिषद, निम्न सदन, विधानसभा। तो जब इन्हें आवश्यकता होती है तो वो विधि बना देते हैं। लेकिन यह विधि बनाने का अधिकार, यह विधि बनाने की स्थिति विधायिका को कैसे प्राप्त होती है? भारत के संविधान के माध्यम से। लोक प्रशासन को विकास करने की संभावनाएं और विकास के लिए अनेक कदम उठाने का आवश्यक निर्देश कौन देता है? इसकी बातें कहां उल्लिखित है? भारत के संविधान में। शासन के 3 ही अंग हैं। कार्यपालिका जो मेन शासन है उसे कहते हैं, विधायिका और न्यायपालिका ये शासन के अंग हैं। ये कहां बनते हैं? संविधान में, भारत के संविधान में। तो भारत के संविधान में भारत की सर्वोच्च कार्यपालिका प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल, अनुच्छेद 75, 74, 75। तो ये जो मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसकी संरचना का उल्लेख कहां किया गया है? भारतीय संविधान में। तो इस प्रकार भारत के संविधान में जो उल्लिखित है, तो प्रशासन को जो काम करने का अवसर मिलता है उसकी परिधि, उसकी सीमा रेखा का क्या है? भारत का संविधान है। वो भारत के संविधान के दायरे में रहकर ही कार्य करता है, कार्य करने का अवसर उसे उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान पहला परिवेश और पर्यावरण भारत के लोक प्रशासन का है। भारत का प्रशासन जब काम करता है तो उसकी परिधि निर्धारित होती है भारत के संविधान के माध्यम से। वो भारत के संविधान के दायरे में रहकर अपना, उसका परिवेश है, उसका पर्यावरण है, जो बाहर है वह भारत का संविधान है। भारत के संविधान के दायरे में रह करके वह अपने कृत्यों का संचालन करता है भारत का प्रशासन। तो भारत के प्रशासन का पहला जो पर्यावरण है वह पर्यावरण है भारत का संविधान। भारत के संविधान का पर्यावरण क्या है कि जितना कार्यपालिका को अधिकार भारत के संविधान में दे रखा है, संविधान की जो प्रशासनिक संरचना निर्मित होती है वो भारत के संविधान से निर्मित होती है। और भारत का सर्वोच्च प्रशासक संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति और वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री अपने समस्त कृत्यों का निर्वहन संविधान की परिधि में, संविधान के दायरे में, और संविधान में जितना अधिकार भारत के मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को, भारत के मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री को प्रदत्त किया है, दिया है, उसी के अनुरूप अपने कृत्यों का निर्वहन भारत के माननीय कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। भारत की कार्यपालिका ऐसा करती है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का गठन भी भारत के संविधान के परिवेश और पर्यावरण में होता है। तो पूरा भारत का पूरे भारत के लोक प्रशासन, भारत का लोक प्रशासन जो काम करता है, जो भारत का लोक प्रशासन है, वह भारत के संविधान के दायरे में काम करता है। और हमारा संविधान कैसा है? हमारा संविधान ऐसा संविधान है कि जिसको किसी व्यक्ति ने, राजा महाराजा ने, परंपराओं ने विकसित नहीं किया है। जैसा ब्रिटेन का संविधान परंपराओं से विकसित है, भारत के संविधान का विकास, भारत के संविधान का निर्माण विकसित संविधान है। और भारत का संविधान का निर्माण किसने किया है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत की जनता ने किया है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतांत्रिक गणराज्य भारतीय संविधान का आधार है। तो भारत का संविधान का जो हमारा परिवेश और पर्यावरण है, हमारे संविधान का जो परिवेश और पर्यावरण है, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? हेलो, हेलो, मेरी आवाज नहीं जी पहुंच सर, रही है आप तक? आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही किसी है। बच्चे ने लिखा है कि आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। नहीं, आ रही है।
हाँ, तो किसी के यहाँ नेटवर्किंग की समस्या होगी तो उनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए। एक व्यक्ति पूरा ये कैसे निर्धारित करता है कि सर आवाज नहीं आ रही है, उनके यहाँ नेटवर्क की समस्या होगी। तो बाकी बच्चों तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, सबने लिख रहे हैं, शिवम मिश्रा लिख रहे हैं कि आवाज आ रही है। अफसार अली लिख रहे हैं यस सर आवाज आ रही है। तो इन बच्चों को आवाज आ रही है, तो वो जो आपके मित्र जिसने लिखा है कि आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा अपने नेटवर्क को चेक कर लें। सबने लिखा है कि आवाज आ रही है, तो मैंने मास पैमाने पर आवाज पहुंच रही है। तो भारत का संविधान कैसे है? भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित संविधान है। हमारा संविधान का निर्माण लोकप्रिय, लोकप्रिय माने पॉपुलर। हमारे भारत संविधान का निर्माण कैसे हुआ है? भारत की जनता के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया है। भारत की जनता ने भारत की संविधान सभा का निर्माण किया और उस संविधान सभा ने, उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने भारत के संविधान का निर्माण किया है। तो लोकप्रिय प्रभुता का, प्रभुता माने प्रभुत्व, स्वामित्व। तो जो हमारी संप्रभुता है, जो हमारी सोलोमोनी है, वो कैसी है? लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित है। अर्थात लोगों के द्वारा हमारी हम सॉवरेन संविधान है। हम वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign social secular democratic republic। तो हमारा प्रभुत्व वाला है, हमारा संविधान मास्टर है और हम इस पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। भारत के लोगों का भारत के ऊपर शासन है, भारत राज्य पर भारत के लोगों का शासन है और इसकी संप्रभुता भारत के लोगों में, सॉवरेनिटी जो निवास करती है और जो प्रभुत्व है, जो मालिक है, हम भारत के लोग हैं। तो हम लोकप्रिय प्रभुसत्ता, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन पॉपुलर सॉवरेनिटी, हमारी जो प्रभुता है, हमारा जो महत्व है, हमारा जो मालिकाना हक है, हमारा जो स्वामित्व है, वह लोकप्रियता पर आधारित है। इसका अर्थ है कि भारत के संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया है। भारत के संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा किया गया है। यह इसको किसी राजे महाराजे के से नहीं किया गया है, किसी रानी ने इसका निर्माण नहीं किया जैसे राजतंत्र में होता है, बल्कि भारत के संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा किया गया है। इसलिए यह, और जनता ही संप्रभु है। संप्रभु माने संपूर्ण अधिकार। अब संप्रभुता थोड़ा सा समझ लीजिए, पता नहीं आपको स्मरण हो या ना हो, हमने आपको फर्स्ट ईयर में संप्रभुता बताई थी। संप्रभुता वैसे फर्स्ट पेपर का विषय है। संप्रभुता कहते हैं 15 अगस्त 1947 के पहले भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि भारत पर भारतवासियों का शासन नहीं था, भारत पर ब्रिटेन का शासन था। इसीलिए हमारी संप्रभुता नहीं थी और हमारी संप्रभुता, भारत के लोगों की संप्रभुता लोकप्रिय नहीं थी, बल्कि हमारे ऊपर एक विदेशी शक्ति काम कर रही थी। तो हम पॉपुलर सॉवरेनिटी नहीं थी हमारी, हम गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत की यही स्थिति थी। तो जब भारतीय प्रशासन का पर्यावरण, परिवेश, बाहर का वातावरण कैसा है, तो वो भारत के संविधान का है। और भारत का संविधान कैसे है? भारत का संविधान, अगर आप कहेंगे कि भारत का संविधान लोक प्रशासन, भारतीय प्रशासन का पर्यावरण है, तो इसका पहला कैरेक्टर या उसकी पहली विशेषता क्या हुई कि भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित है। अर्थात भारत के संविधान का निर्माण भारत की जनता ने अपने इच्छा के अनुसार किया है। भारत की जनता ने जिस प्रकार के प्रतिनिधि भेजे भारत की संविधान सभा में, उन प्रतिनिधियों ने मिलकर के भारत का संविधान बनाया है। तो इसका अर्थ हुआ कि भारत की जनता ने भारत का संविधान निर्मित किया है। इसे हम कहते हैं
लोकप्रिय प्रभुता पर। प्रभुत्व, स्वामित्व किसका है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत की जनता ही सर्वोच्च है, उसी की प्रभुता है, उसी का वर्चस्व है, उसी का महत्व है। प्रभुता माने वही मालिक है। तो भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुता पर, इस देश के संविधान का निर्माण पॉपुलर सॉवरेंटी के आधार पर हुआ और इस देश के संविधान का निर्माण देश की जनता ने किया है। तो पहली भी विशेषता, इसीलिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया और कहा गया कि इस संविधान का निर्माण किसने किया है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, ईस्वी को, मिति हिंदी में वो ईस्वी सन का है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस संविधान को अपने अंग में लगाते हैं, अपने आत्मा से इसे स्वीकार करते हैं। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a secular, sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, behalf, faith and worship, equality of state and opportunity, and to promote among the all fraternity, ensuring the dignity of the individual and the unity and integrity of nation in our constitutional assembly this 26th day of November 1949 to hereby adopt in act and given to ourselves this constitution। इस संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। तो यह संविधान अपनी प्रस्तावना में, अपनी उद्देशिका में, अपने प्रियम्बुल में ही स्पष्टतः घोषणा करता है कि भारत के संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया है और इस संविधान का निर्माण किसी एक व्यक्ति विशेष ने नहीं, किसी राजे महाराजे ने नहीं, बल्कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने इस संविधान का निर्माण किया है। तो भारतीय संविधान का, भारत के प्रशासन का जो पहला पर्यावरण है वह है भारत का संविधान। और भारत का संविधान कैसा है? लोकप्रिय प्रभुता पर। इस संविधान का निर्माण भारतवासियों ने किया है। दूसरी बात क्या है? यह निर्मित है और लिखित है, निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। आप इसको बीए फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे ढंग से साइलेंट फीचर के रूप में, मुख्य विशेषताओं के रूप में पढ़ा है कि भारत का संविधान निर्मित संविधान है। निर्मित संविधान और विकसित संविधान में मात्र इतना अंतर होता है कि विकसित संविधान, निर्मित संविधान का निर्माण एक निश्चित समय पर एक संविधान सभा द्वारा किया जाता है, जो वहां की जनता द्वारा निर्वाचित होती है। तो भारत के संविधान का निर्माण, भारत का संविधान निर्मित संविधान है क्योंकि भारत के संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा निर्वाचित कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या संविधान सभा के द्वारा किया गया है। तो इस संविधान का लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित यह संविधान है। दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बात है कि यह निर्मित संविधान है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि यह लिखित संविधान है। लिखित संविधान भी उसी संविधान को कहते हैं जिस संविधान का निर्माण एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा किया जाता है,
परंपराओं से, रीति रिवाज से जिस संविधान का विकास नहीं होता है, उस संविधान को लिखित संविधान इसीलिए कहा जाता है कि वहां के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई संविधान सभा जब उस संविधान का निर्माण करती है तो उसकी सारी बातें लिखित होती हैं, रीति रिवाज और परंपराओं का विकास नहीं होता है। इसलिए भारत का संविधान लिखित संविधान है और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 3 परिशिष्ट हैं। परिशिष्टों की संख्या 12 अनुसूची, 3 परिशिष्ट इसमें जोड़े गए हैं। जबकि दूसरे देशों में, कनाडा के संविधान में केवल 7 आर्टिकल हैं, 7 अनुच्छेद हैं। कनाडा में 147 हैं। ब्रिटेन में केवल, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के में केवल 7 आर्टिकल हैं, 7 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है। ये सब आपको मैंने फर्स्ट ईयर में इस पर चर्चा की। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद हैं। तो 42वें संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान की व्यापकता में और वृद्धि की गई और इस संविधान में संशोधन के द्वारा संविधान में ये 11 नवीन अनुच्छेद और 2 नवीन भाग चौथा का बी और 14वां, तो कुल मिला के 395 अनुसूची वाला ये विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान है। ये इसकी सर्वाधिक लब्ध प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण विशेषता है भारत के संविधान की। इसके बाद यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ हो गया, इसको मैंने फर्स्ट ईयर में भी बताया था। आपके फर्स्ट पेपर में आपको जो फर्स्ट पेपर के प्रोफेसर पढ़ा रहे होंगे बताया होगा, संप्रभुता 2 भागों में बटी होगी, तो उसी को संपूर्ण प्रभुत्व। संप्रभुता का 2 भाग है, 2 पक्ष है, एक आंतरिक पक्ष है और एक बाह्य पक्ष है। एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। इंटरनल कि भारत पर भारतवासियों का शासन होगा, यह आंतरिक संप्रभुता है। और भारत राज्य, भारत का गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया किसी राज्य से किस प्रकार का संबंध स्थापित करेगा। भारत अमेरिका से कैसे संबंध रखेगा, पाकिस्तान से कैसे अब भारत पाकिस्तान से संबंध कटुतापूर्ण है। भारत ने अपने राजनयिक संबंध लगभग पाकिस्तान डेमोक्रेटिक इस्लामिक डेमोक्रेटिक कंट्री इस्लाम पाकिस्तान से अपने संबंध लगभग वाणिज्यिक संबंध तो चल रहे हैं, लेकिन राजनयिक संबंध शिथिल पड़े हुए हैं, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश हमसे युद्ध की आकांक्षा का चाहता रहता है और हमें अस्थिर करने का लगातार प्रयास करता रहे। तो जानता है कि सीधी लड़ाई नहीं जीत सकते, तो वो प्रॉक्सी वार किया करता है। तो संप्रभुता का एक पक्ष हो गया आंतरिक कि भारत पर भारतवासियों का शासन है, किसी विदेशी का शासन नहीं है। भारत अपने नागरिकों द्वारा चुनी गई सरकार से संचालित होता है, किसी विदेशी विधि से, किसी विदेशी शासक से संचालित नहीं होता है। ये आंतरिक संप्रभुता हो गई। और बाह्य संप्रभुता कहते हैं, ये विश्व के संदर्भ में राजनीति विज्ञान का सिद्धांत है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। तभी किसी राज्य को हम कहते हैं कि ये आजाद, जब उसके पास राज्य की संज्ञा दे सकते हैं जब वह आंतरिक और बाह्य रूप से संप्रभु है। आंतरिक माने भारत पर भारतवासियों का शासन है, भारत के लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे और उस सरकार का निर्माण करेगी, ये आंतरिक संप्रभुता है। और बाह्य संप्रभुता है विश्व के किसी भी सभ्य राज्य से भारत किस प्रकार का संबंध रखेगा, इसका निर्धारण भी भारत ही करता है। किसी विदेशी शक्ति द्वारा हम प्रभावित नहीं होते हैं। कोई विदेशी शक्ति हमें संचालित नहीं कर सकता है। इसे हम कहते हैं बाह्य संप्रभुता। तो हम आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से संप्रभु हैं। इसे कहते हैं संपूर्ण, कॉम्प्रिहेंसिवली सॉवरेन स्टेट, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हम संपूर्ण प्रभुत्व से संपन्न हैं, हमारे पास
हम रिच हैं सॉवरेंटी से, क्योंकि हम आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र रूप से अपनी नीति, चाहे विदेश नीति हो चाहे आंतरिक नीति हो, वह अपनी शर्तों पर हम इस देश की शासन व्यवस्था और बाह्य राज्यों से अपने संबंधों की स्थापना करते हैं। इसे कहते हैं बाह्य संप्रभुता। इसके बाद हम लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। लोकतंत्र अर्थात लोगों का तंत्र, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। देखिए, लोकतंत्र और गणराज्य, इन शब्दों को बहुत गहराई से अभी समझ लीजिए। डेमोक्रेसी उसे कहते हैं जिस देश में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, राजतंत्र के विपरीत अवधारणा है, बिल्कुल अगेंस्ट कंसेप्ट है। किसके? मोनार्किया के। मोनार्किया में राजा का लड़का ही राजा होगा, जो रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, जो राजा का पुत्र है वही राजा होगा। यह राजतंत्र है। लेकिन इसके विपरीत, एकदम उलट, एक ऐसी व्यवस्था जो जनता की इच्छा से, जनमन से, जो बैलेट बॉक्स से, हमारी सहमति से, हमारे मतदान से जिसको अधिक वोट मिलता है, वैसे लोग निर्वाचित होके जाते हैं और फिर वो निर्वाचित लोग देश के मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। प्रधानमंत्री वही बनता है जिसे 1/2+1 पार्लियामेंट में, अर्थात निम्न सदन में उसे बहुमत प्राप्त होता है। तो हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं और लोकतांत्रिक गणराज्य हैं, अर्थात राज सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने और सरकार बनाने का अधिकार है। ये लोकतंत्र हो गया। और इसके साथ साथ हम आंतरिक और बाह्य रूप से संप्रभु हैं। अब गणराज्य है। दो चीजें आप समझ गए, इस पर बहुत विस्तृत चर्चा की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं ये आपको फर्स्ट ईयर से ही आता है और निश्चित रूप से आ रहा होगा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न माने हम आंतरिक और बाह्य रूप से संप्रभु हैं, हम किसी द्वारा निर्देशित या शासित नहीं। दूसरा, हम लोकतंत्र हैं, हमें अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है और वो प्रतिनिधि पुनः इस सरकार का निर्माण करते हैं। तो वो उसका भी अधिकार, इनहेरेंट पावर, उसका अनन्य अधिकार भारत की जनता में निहित होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं लोकतंत्र। इसके साथ भारत एक गणराज्य है। अब इसको लोकतंत्र और गणराज्य में एक थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है, बहुत बड़ा अंतर, इसको समझने की आवश्यकता है। रिपब्लिक क्या है? जब कोई लोकतांत्रिक राज्य में, किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में, जब लोकतांत्रिक राज्य में जो वहां का शीर्ष संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, भारत में सबसे बड़ा संवैधानिक प्रशासक भारत का कौन है और सबसे बड़ा संवैधानिक पद क्या है? ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, भारत के माननीय राष्ट्रपति। ऑनरेबल प्रेसिडेंट, पहले कहा जाता था सर एक्सीलेंसी, महामहिम राष्ट्रपति। 2013 से इस शब्द का प्रयोग बंद कर दिया गया, निषेध कर दिया गया और अब लिखा जाता है माननीय राष्ट्रपति जी हिंदी में, और अंग्रेजी में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के संवैधानिक प्रधान है और भारत का संवैधानिक प्रधान भी निर्वाचित होता है। वो कैसे होता है? राज्य के राज्यसभा लोकसभा के दोनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य के विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति, जो भारत का संवैधानिक प्रधान है, उसके पास कोई सत्ता नहीं है। सत्ता उसी के नाम पर की जाती है, लेकिन उसके पास कोई शक्तियां नहीं होती हैं। सारी शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में निहित होती है। वह किसी भी परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। एक बार वो परामर्श को लौटा सकता है और परामर्श मंत्रिमंडल ने पुनः दे दिया तो उसी पर शासन करने के लिए महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी बाध्य होते हैं। ठीक, तो भारत के का संवैधानिक प्रधान क्या होता है? एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है और भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है,
जिसमें लोकसभा राज्यसभा अर्थात संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। इससे यह निर्वाचन मंडल का गठन होता है और वह निर्वाचन मंडल देश की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करता है। तो हम गणराज्य इसीलिए है कि देश का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति, वह निर्वाचित है, वह मनोनीत नहीं है, वह राजा नहीं है, वह हेरेडिटरी नहीं है, वह जेनेटिक नहीं है, वह आनुवांशिक नहीं है, वह पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक अधिकारों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वह एक संवैधानिक प्रतिनिधि है, निर्वाचित है। वो राजा महाराजा की शैली का नहीं है, उस टाइप का नहीं है, वह निर्वाचित होता है भारत का संवैधानिक प्रधान। तो भारत का संवैधानिक प्रधान निर्वाचित होता है, इसलिए भारत गणराज्य है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, वहां का प्रधानमंत्री तो निर्वाचित होता है, लेकिन राजा जो यहाँ पर राष्ट्रपति होता है वहां राजा होता है। राजा कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है, लेकिन वह निर्वाचित नहीं होता है। इसलिए कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान निर्वाचित न होने के कारण क्या है, वह रिपब्लिक नहीं है, वह गणराज्य नहीं है, बल्कि गणराज्य के स्थान पर वह मात्र राजतंत्र है। और भारत गणराज्य है। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मंत्रिमंडल और भारत के परामर्श से काम करने वाले भारत के राष्ट्रपति जो संवैधानिक प्रधान हैं, वो निर्वाचित हैं। रियल तो होता ही है, लेकिन रियल तो प्राइम मिनिस्टर और उसका कैबिनेट है, लेकिन प्रधानमंत्री लेकिन उसको परामर्श मंत्रिमंडल देता है। लेकिन जो संवैधानिक प्रधान है राष्ट्रपति, वह निर्वाचित होता है। इसलिए भारत गणराज्य है, न कि कोई दूसरा प्रकार का राज्य। तो यह गणराज्य है। भारतीय राज्य का गणतंत्रात्मक स्वरूप इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुक्रम राजा न होकर, जेनेटिक राजा न होकर, भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। इसलिए राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, संवैधानिक प्रधान। इसलिए इंडिया गणराज्य है और लोकतंत्र होते हुए भी ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। तो ये हो गया। अब इस देश का अब तक जो संविधान चला है, वह संविधान कैसा है? लोकतांत्रिक मूल्यों का संविधान है। यहाँ पर संविधान और सब कुछ संविधान के अंदर, सब कुछ विधियों के अंदर, संविधान के बाहर और विधि के बाहर कुछ नहीं, इस संकल्पना पर इस देश का संविधान संचालित होता है। तो इस प्रकार भारत का परिवेश और पर्यावरण, जो पहला परिवेश और पर्यावरण, जिसे आप वन फेज वन लेयर कह सकते हैं, पहला परिवेश पर्यावरण, जब भारत का प्रशासन जिसमें काम करता है, जिससे रोज की मुलाकात होती है, जिससे रोज वो कार्य करने में क्रम में वो सम्मुख आता है, वह है भारत का संविधान। पहला परिवेश और पर्यावरण। दूसरा परिवेश और पर्यावरण संसदात्मक लोकतंत्र का है। क्या है? संसदीय लोकतंत्र, संसदात्मक लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भारत ने कहां से ग्रहण किया है, अडॉप्ट किया है? यह वेस्टमिनिस्टर सिस्टम, पश्चिम की मंत्रिमंडलीय प्रणाली को ग्रहण किया है ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से। और यहां चूंकि हम उसके गुलाम थे, उसके संविधान को देख रहे थे, उसके हम प्रतंत्र थे, तो ज्यादातर साक्षात्कार उससे हो चुका था कि शासन हम किस प्रकार चलाना चाहिए। तो भारत के संविधान के निर्माताओं ने भारतीय संविधान में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था को स्वीकार किया, वह था जिसके हम प्रतंत्र थे, जिसके गुलाम थे, उसी वेस्टमिनिस्टर को भारत के प्रशासन ने स्वीकार किया। और भारत के प्रशासन ने इसे इसलिए स्वीकार किया
भारत के प्रशासन ने इसे इसलिए स्वीकार किया कि एक तो स्वतंत्रता के संपूर्ण परिवेश और पर्यावरण में, स्वतंत्रता के संपूर्ण परिवेश और पर्यावरण में हमने स्वतंत्रता के मुक्ति संग्राम में हमने बहुत कुछ अध्याय सीख लिया था। किससे? बहुत कुछ अध्याय औपनिवेशिक शासन से सीख लिया था। इसलिए मेरे लिए सहजता थी कि हम संसदीय शासन को अपनाएं। एक तो लॉजिक ये है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या है कि जिस देश में भाषा की विविधता हो, जिस देश में भूषा की माने पहनावे की विविधता हो, जिस देश में भूगोल की विविधता हो, जिस देश में प्रत्येक प्रकार की जलवायु पाई जाती हो, इस विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए, इन संपूर्ण विविधताओं को आपस में समाहित और समायोजित करने के लिए जो सबसे उपयुक्त प्रणाली थी वह संसदीय लोकतंत्र थी। संसदीय लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवाज उठा सकता था। कोई भी व्यक्ति, आपने देखा कि पहले कांग्रेस पार्टी, उस पर लंबी चर्चा आप बाद में एमए में पढ़ेंगे या बीए सेकेंड ईयर में आपने कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ा होगा, कोलिशन गवर्नमेंट, मिली जुली सरकारें, समवित सरकारें, जब जनता ने जनादेश फ्रैक्चर्ड दिया। अब कल्पना करिए कि जनादेश फ्रैक्चर आ जाए, अर्थात किसी को भी लोकसभा में बहुमत ना प्राप्त हो, तो कैसी सरकार बनेगी? एक खिचड़ी सरकार बनेगी। मिलजुल करके सदन के पटल पर 1/2+1, एक आधे से एक अधिक 1/2+1 का बहुमत प्राप्त करेगा, वही सरकार का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार भारत ने संसदीय लोकतंत्र का, अब राष्ट्रपति चुनाव होगा, एक व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। तो भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए हमारे पास दो दलों की व्यवस्था नहीं है। हमने बहुदल की प्रणाली को, बहुदलीय प्रणाली आपने पढ़ी है, पार्टी सिस्टम पढ़ा है सेकेंड ईयर में, तो दल पद्धतियां पढ़ी हैं। तो हमने बहुदलीय प्रणाली को, अनेक दल यहां पर हो सकते हैं। तो जिस क्षेत्र को, किसी दल का निर्माण जाति के नाम पर हुआ, किसी का निर्माण क्षेत्र का नाम हुआ, क्षेत्र के नाम पर हुआ। तेलुगु गौरव के नाम पर तेलुगु देशम पार्टी बनी है। तेलंगाना का निर्माण हुआ है, तेलंगाना राष्ट्र निर्माण सेना के नाम पर, वो आंध्रा से अलग होकर अपने अलग अस्तित्व की स्थापना करना चाहते थे। तमिल अस्मिता के प्रश्न पर, तमिल अस्तित्व के प्रश्न पर तमिलनाडु की, तो वहां पर क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, भाषा के आधार पर, अपने रेशनैलिटी के आधार पर, जातीयता के आधार पर। तो इन सारे विविध प्रकार की शक्तियों को उदित होने, उठने और सत्ता की ओर बढ़ने का अधिकार बहुदलीय लोकतंत्र में ही मिल सकता है, संसदीय लोकतंत्र में ही। तो इन सारी विविधताओं को, अगर उत्तर का राष्ट्रपति होता तो दक्षिण के लोग मतदान न करते, दक्षिण के लोग करते तो उत्तर के लोग नहीं। अब तो पावर में, अगर लोकसभा की सीटें दक्षिण से आती हैं तो वो दल भी पावरफुल हो जाता है, सत्ता को बनाने बिगाड़ने का काम करने लगता है। तो इसीलिए इन सारे आयामों पर विचार करके अरावली की श्रृंखला भारत को एक तरफ शुष्क बना देती है, तो हिमालय की श्रृंखला एक विस्तृत क्षेत्र को, गंगा घाटी के मैदान को उर्वर बना देती है, पूरा तराई दे देती है, पूर्वोत्तर भारत दे देता है। तो जलवायु की भी विविधता इन दो बड़े पर्वतों से और उसकी श्रृंखला से मिल जाती है। तो ये इन विविधताओं को समायोजित करने के लिए भारत के संविधान सभा ने व्यापक विचार विमर्श करने के उपरांत भारत की संविधान सभा ने शासन पद्धति के रूप में संसदीय शासन पद्धति को चुन लिया, जिसे हम पश्चिम की मंत्रिमंडलीय प्रणाली या वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम कहते हैं। वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भारत को सूट करता है और इसलिए हमने वेस्ट मिनिस्टर, संस्कृति के आधार पर, सभ्यता के आधार पर, भाषा की विविधता के आधार पर, जलवायु की विविधता के आधार पर, अनेक विविधताओं के आधार पर भारत की संविधान सभा ने अंततः संसदीय लोकतंत्र को शासन पद्धति के रूप में स्वीकार कर लिया। तो जब शासन पद्धति के रूप में संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया, तो इसमें विशेषता क्या है संसदीय लोकतंत्र में? कि सदन दो होगा, अर्थात जो विधायिका होगी उसके दो हाउस होंगे, अपर हाउस और लोअर हाउस, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन का निर्माण जनता अप्रत्यक्ष रीति से होता है
और निम्न सदन जनता सीधे जिसका निर्वाचन करती है उसे निम्न सदन कहते हैं। और पूरे देश को जनसंख्या के आधार पर विधान में लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसका एक सामान्य नियम है कि 4 विधानसभा पर 1 लोकसभा क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार हमारी विधानसभाओं के माध्यम से लोकसभा जनसंख्या के आधार पर, घनत्व के आधार पर लोकसभा का निर्वाचन होता है, लोकसभा के क्षेत्र निर्धारित होते हैं और जनता को सीधे अपने लोकसभा में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। और जिस दल को, जिस पार्टी को 1/2+1 आधे से एक अधिक पार्लियामेंट के लोअर हाउस में, संसद के निम्न सदन लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो जाता है, ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। ये संविधान में प्राविधान किया गया है कि जिसे 1/2+1 जिसे बहुमत प्राप्त होगा उसे भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसके लिए अनिवार्य शर्त क्या है कि ऐसी सरकार को निर्वाचित होने के लिए, सरकार के बनाने के लिए सदन में क्या चाहिए, 1/2+1 की संख्या होना अनिवार्य है। तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर साधारणतया ये हो गया। और मंत्रियों के, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जिसे बहुमत प्राप्त होता है, ये 75 अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी, निर्वाचन या मनोनयन नहीं होता है। ये प्री का भी प्रश्न है। प्रधानमंत्री अपॉइंट होता है और उसकी नियुक्ति होती है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 75 में उल्लिखित है, उल्लेख किया गया है। तो यह, इसी को हम संसदीय लोकतंत्र कहते हैं। और संसदीय लोकतंत्र वास्तविक जो मंत्रिमंडल होता है वह उसी के परामर्श से भारत का राष्ट्रपति कार्य करता है। वो रियल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री भारत का वास्तविक प्रशासक होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत ने संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया है